अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माउथ और सैलाइवरी ग्लैंड्स की। देखिए, जो माउथ का जो पार्ट है, जो हमारे जीआईटी में शामिल है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी स्टार्ट होती है हमारे लिप्स से, तो इसमें लिप्स, उनके पीछे टीथ, और उसके बाद में हमारे पैलेट है। पैलेट दो है, आगे वाला जो पैलेट होता है वो हार्ड पैलेट होता है जो बोन्स से मिलकर बना है, और पीछे वाला पैलेट जो है वो सॉफ्ट पैलेट है जिसमें मसल्स और कुछ कार्टिलेजेस हैं। और इसके अलावा जीभ जो हमारा बेस बनाती है ओरल कैविटी का, और जीभ टंग के चारों तरफ होती है सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे लिए जो मेन यहाँ पे पार्ट है वो है सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड को दो भागों में बांटा जा सकता है, मेजर और माइनर। इनमें माइनर तो काफी सारी होती है जो हमारे काम की नहीं है। मेजर जो है वो मेनली होती है तीन तरह की। पहली पैरोटिड, दूसरी है सबमैक्सिलरी, और तीसरी है सबलिंगुअल। तो इनमें जो सबसे बड़ी होती है वो होती है पैरोटिड। ये लोकेट कहाँ होती है? तो ये कान के पीछे की तरफ स्थित होती है, और इसका वेट होता है लगभग 20 से 30 ग्राम। और इसकी जो डक्ट है, ये इसका नाम है स्टेनसन डक्ट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है उसका नाम क्या है? स्टेनसन डक्ट। मतलब इसी डक्ट के माध्यम से सलाइवा जो है वो हमारे ओरल कैविटी में आता है। दूसरे नंबर की हमारी ग्लैंड है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। इसका वेट लगभग 8 से 10 ग्राम होता है, और इसकी जो डक्ट है उसका नाम है वार्टन डक्ट। तीसरी है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे स्थित होती है, ये सबसे छोटी है तीनों में, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल में सबसे छोटी होती है। इसका वेट जो है वो केवल 2 से 3 ग्राम होता है, और इसकी जो डक्ट है, ये यहाँ डायग्राम में नहीं दी हुई है, इसकी डक्ट जो है उसका नाम होता है डक्ट ऑफ रिविनस, या फिर इसी को कहते हैं बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन डक्ट। एक बार्थोलिन डक्ट जब अपन रिप्रोडक्टरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वजाइना में भी आएगी, ये उससे अलग है। तो हमने तीन ग्लैंड देखी, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, जिनमें सबसे बड़ी है पैरोटिड और सबसे छोटी है सबलिंगुअल। और इन तीनों के हमने डक्ट देखे, पैरोटिड की स्टेनसन, सबमैक्सिलरी की वार्टन और सबलिंगुअल की रिविंसन या बार्थोलिन डक्ट। अब जो इनका प्रोडक्ट बनता है, इन तीनों से ग्लैंड से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है सलाइवा, जिसको हम हिंदी में लार कहते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ एक फैक्ट देखते हैं। पहली बात कि ये एक दिन में लगभग कितना बनता है, तो 1000 से 1500 ml पर डे, इतना इसका प्रोडक्शन सलाइवा का हमारी बॉडी में होता है। इसका पीएच हम देखें तो ये लगभग न्यूट्रल ही होता है, स्लाइट एसिडिक हम इसको मान सकते हैं, जिसका पीएच कितना है 6.35 से 6.85 तक। अब जो तीनों ग्लैंड है उनमें सबसे ज्यादा सलाइवा सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? तो सबमैक्सिलरी के द्वारा, लगभग 70%। दूसरे नंबर पे है पैरोटिड, इसके द्वारा सलाइवा सिक्रेशन लगभग 25% है, और सबसे कम होता है सबलिंगुअल के द्वारा, ओनली 5%। यदि हम सलाइवा में देखें तो जो हमारे सलाइवा का काम देखें तो हमारे भोजन का डाइजेशन जो है वो सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा एक तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, और एक सलाइवा करती है फैट का। सलाइवा में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। तो यदि हमारे प्रश्न आ जाए ऐसा कि भाई सबसे पहले मुंह से ही किसका पाचन शुरू हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का। इनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट का, फैट का भी उस लेवल पे नहीं होता है। तो हमारी सलाइवा में मेनली 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें पहला है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, इसी को टाइलिन कहते हैं। टाइलिन ये मेन एंजाइम है सलाइवा का। एमाइलेज जिस भी एंजाइम के पीछे लग जाए, इसका मतलब है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। दूसरा है माल्टेज। माल्टेज जो है वो माल्टोज जो शुगर होती है,
उसका डाइजेशन करता है, यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही करता है। और तीसरे नंबर पे है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज इसका मेन काम है फैट, जो हमारी मिल्क फैट होती है उसका ही डाइजेशन करता है और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। तो ये हमने सलाइवा के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में मोटी मोटी बातें देखी। एक टर्म है जीरोस्टोमिया, जो हम यहाँ पे देख लेंगे। यदि सलाइवा कम सीक्रेट हो रही है तो इसकी वजह से मुंह का सूख जाना यानी ड्राई माउथ होने लग जाता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं जीरोस्टोमिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा स्टोमक। बीच में इसोफेगस भी आती है, पर इसोफेगस का काम केवल जो हम मुंह में खाते हैं बोलस बनता है, उस बोलस को मुंह से स्टोमक तक पहुंचाना, ये मेनली इसोफेगस का काम होता है। हम जब जीआईटी के मूवमेंट्स पढ़ेंगे तब हम इसोफेगस के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कि यहाँ पे कौन से स्फिंक्टर होते हैं, इसके ऊपर फेरिंग्स और लेरिंग्स होता है, उनका क्या कनेक्शन है, वो हम वहां देखेंगे। अभी हम स्टोमक शुरू करते हैं। तो स्टोमक एक पहली बात एक थैलेनुमा खोखला अंग है, इसके अंदर भोजन को भर के रखने की कैपेसिटी होती है। यदि हम इसका वॉल्यूम देखें तो जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है खाने का, तब इसका वॉल्यूम है लगभग 1 लीटर, 50 ml। जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसका वॉल्यूम लगभग 50 ml है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो ये 1 से 1.5 लीटर तक एक्सपांड होता है और मैक्सिमम 4 लीटर तक ये एक्सपांड हो सकता है, इतना इसका वॉल्यूम होता है। एकदम भूखे पेट 50 ml, नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर और मैक्सिमम 4 लीटर। इसके हम पार्ट्स देखें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कार्डियक रीजन, जो जस्ट इसोफेगस के पास होता है, और यहां पर एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मैंने आपको पहले बताया था कि जो मस्कुलर पार्ट होता है जीआई ट्रैक्ट की वॉल का, उससे स्फिंक्टर बनते हैं। एक तरह से ढक्कन होते हैं ये। इसका मेन काम क्या है कि इसोफेगस से जो भोजन हमारे स्टोमक में आ रहा है उसको ये आने देता है, लेकिन वापस जाने नहीं देता नॉर्मल कंडीशन में। दूसरा रीजन है इसका फंडस, ये जो ऊपर का भाग है। तीसरा बॉडी, जो इसका सबसे बड़ा भाग होता है। और चौथा इसका भाग है पाइलोरस। पाइलोरस जो भाग है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो एंट्रम और एक ये पाइलोरिक कैनाल। ये जो पाइलोरिक कैनाल है यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये चूंकि कार्डियक रीजन है तो यहाँ के स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर कहा है, और ये पाइलोरिक रीजन है तो यहाँ के स्फिंक्टर को पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा है। इसका भी मेन काम यही है कि यहाँ से जो भोजन, जिसको अपन काइम कहते हैं, हमारे स्टोमक में जब खाना पचता है वो जो बनता है उसको हम कहते हैं काइम। तो काइम को स्टोमक से ड्यूडेनम में जाने देना, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देना, लेकिन वापस नहीं आने देना, ये किसका काम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर का। और 2 इसमें कर्वेचर है, या आप इसकी कर्वेचर देखेंगे तो ये इस तरफ से भी मुड़ा हुआ है और इस तरफ से भी मुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं लेसर कर्वेचर और इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो 2 इसमें कर्वेचर है और 4 इसके पार्ट हैं। अब यदि हम स्टोमक की वाल की स्ट्रक्चर देखें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वही 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहरी पार्ट होता है सीरस, दूसरा पार्ट होता है मस्कुलर। तो यदि हम स्टोमक की मस्कुलर वॉल देखें तो वो 3 भागों में बटी हुई होती है। जो सबसे अंदर वाली है वो होती है ओब्लिक मसल्स की बनी हुई, जो बीच वाली है वो बनी हुई होती है सर्कुलर मसल्स की, और जो सबसे बाहर वाली होती है वो बनी हुई होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की। तीसरा सबम्यूकोसा वाला पार्ट है जिसमें अपने को पता ही है ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स होती हैं। और सबसे जो अंदर वाला पार्ट है वो है म्यूकस वाला पार्ट, म्यूकोसा वाला पार्ट। म्यूकोसा वाला पार्ट में हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली, एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहां पे कई ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कई तरह के सिक्रेशन होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और दूसरी हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमारा स्टोमक रेस्टिंग कंडीशन में होता है, मतलब इसमें भोजन नहीं होता है अंदर, तो यहां इसके अंदर कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं इस तरह के। इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? तो इन फोल्ड्स को कहते हैं रुगे।
तो ये हमारी स्टोमक वॉल के चार पार्ट हो गए, सीरस, मस्कुलर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, जिसमें हमें म्यूकोसा वाला पार्ट ध्यान रखना है कि इसमें एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है और एक एम्प्टी स्टमक में रुगे नाम की स्ट्रक्चर्स होती है। अब हम थोड़ा सा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि इनमें कौन कौन सी सेल्स होती है और उनसे कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है, इसमें एक कोशिकाएं होती है जिनको बोलते हैं चीफ सेल्स। इन्हीं को पेप्सिनोजन सेल्स भी कहते हैं, इन्हीं को पेप्सिनोजन सेल्स भी कहते हैं। इनसे तीन तरह के सिक्रेशन होते हैं, एक तो खुद पेप्सिनोजन और दूसरा इनसे सिक्रेट होता है रेनिन। ये रेनिन हमारे इंसानों में कोई विशेष काम का नहीं होता है, जानवरों में मुख्य रूप से काम आता है। और तीसरा जो है वो है लाइपेज। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चीफ सेल या पेप्सिनोजन सेल, जिनसे तीन तरह के सिक्रेशन हो रहे हैं, पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज। दूसरा हम देखें जो सेल्स है यहां पर, वो है पेराइटल सेल्स। पहली चीफ सेल्स हो गई, दूसरी होगी पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम होता है ऑक्जिंटिक सेल्स। ऑक्जिंटिक सेल्स, ऑक्जिंटिक सेल्स जो होती है, इनसे दो इंपॉर्टेंट चीजें सिक्रेट हो रही है। पहला HCl और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। तो पेराइटल सेल से ऑक्जेंटिक सेल से क्या सिक्रेट होता है, HCl या इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल। तो हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड, इनमें मेन दो तरह की सेल्स है, चीफ सेल्स है पेप्सिनोजन, जिनसे तीन तरह के सिक्रेशन हो रहे हैं, पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज। और दूसरा है पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनसे क्या सिक्रेट हो रहा है, एक तो HCl और एक इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। इसमें विटामिन B12 को हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं और ये जो है कैसल का फैक्टर, इसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। और जो HCl है, ये स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, तभी यहाँ पर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो अपना काम कर पाते हैं और उसी के कारण यहाँ पे डाइजेशन मेनली हो पाता है। तो दो सेल्स हो गई, चीफ सेल और पेराइटल सेल। इनके अलावा एक सेल और होती है जो होती है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। एंटेरो एंडोक्राइन सेल, इसका मेन काम होता है कि इससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है। तो बस हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक एंटेरो एंडोक्राइन सेल और होती है जो हार्मोन सिक्रेट करने का काम करती है। और ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि जब यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद में जो एंड प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, काइन। और जो इसमें एंटर करता है उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। तो बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा, उसके बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, काइन। अब ये देखिए मेनली जो एंजाइम हमारे स्टोमक से सिक्रेट होते हैं और उनके क्या क्या काम है। एक हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टोमक में मेनली एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट हो रहे हैं, उनको म्यूकस के साथ और HCl के साथ मिला के क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ये एक दिन में कितना सिक्रेट होता है, तो 1200 से 1500 ml पर डे में। और इंपॉर्टेंट बात है इसकी pH, इसकी pH बहुत कम होती है, 0.9 to 1.2। इतनी कम pH क्यों होती है, इतनी कम pH होने का कारण है HCl। HCl के कारण इतनी कम pH होती है और ये एसिडिक मीडियम होना जरूरी है, वरना ये जो एंजाइम है ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मेनली हमारे स्टोमक में जो पाचन होता है वो होता है प्रोटीन का। ये हमने देखा था कि ऊपर माउथ में हमारे प्रोटीन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का होता है। प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, स्टोमक से स्टार्ट होता है। तो एंजाइम कौन कौन से हैं, पेप्सिन। पेप्सिन मेनली पाचन करता है प्रोटीन का और प्रोटीन को प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। एंड प्रोडक्ट हमें याद नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन हमारे लिए है एंजाइम और वो किस पे काम कर रहा है। तो पेप्सिन काम करता है प्रोटीन पे। लाइपेज, लाइपेज शब्द जहां पे भी आ जाए इसका मतलब है वो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज फैट पे काम करता है। गैस्ट्रिक एमाइलेज,
ये कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। बाकी ये दो जिलेटिनेज और यूरिएज है, यदि आप ध्यान रख सके तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। बाकी पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टोमक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का पाचन होता है। ये तो बात हुई हमारे स्टोमक की, वही स्टोमक की स्ट्रक्चर हमने देखी और कैसे कैसे यहाँ पे डाइजेशन होता है वो हमने देखा। कुछ एक डिजीज जो स्टोमक से रिलेटेड है और कुछ एक टर्म्स हम देख लेते हैं। जैसे एक टर्म है गैस्ट्राइटिस। देखिए जहां पर भी आइटिस शब्द लग जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो स्टोमक का इन्फ्लामेशन, स्टोमक वाल का या गैस्ट्रिक म्यूकोसा जिसको हम कहते हैं, उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? गैस्ट्राइटिस। और गैस्ट्राइटिस होने पर जो पेन होता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जनरली हम जो एसिडिटी वगैरह होने पे पेन देखते हैं वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होने वाला पेन होता है। और गैस्ट्राइटिस होने का जो एक इंपॉर्टेंट कारण है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन। ये हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो जो पेन होता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है और दूसरा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन से गैस्ट्राइटिस होने के चांस रहते हैं। दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर, सॉरी पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर ये दो तरह के हो सकते हैं, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल। क्योंकि हमें पता है कि यहां पर HCl सीक्रेट होता है। यदि किसी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हो गई है तो HCl जो होता है वो सीधा गैस्ट्रिक वाल पे अपना काम करता है, उसे डाइजेस्ट करने लग जाता है, जिसके कारण वहां पे अल्सर बन जाते हैं। ये अल्सर या तो गैस्ट्रिक स्टोमक रीजन में बन सकते हैं या फिर स्टोमक के जस्ट नीचे ड्यूडेनम में बन सकते हैं। इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो यदि खाना खाते हुए या कुछ पीते समय दर्द हो तो उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द। और यदि खाना खाने के 1-2 घंटे बाद या रात को सोते समय यदि पेन हो रहा है तो इसका मतलब वो ड्यूडेनल अल्सर का सिम्टम है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पेप्टिक अल्सर जो है वो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल दोनों तरह के हो सकते हैं और दोनों में किस किस तरह का पेन और कब कब होता है। एक तो शब्द हम और देख लेते हैं। एक तो एनोरेक्जिया है। एनोरेक्जिया का मतलब होता है भूख, मतलब भोजन में मन नहीं लगना या इच्छा नहीं होना कुछ भी खाने की, उसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं। एक शब्द आता है हिमेटमेसिस। यदि ब्लड की वोमिटिंग हो रही है, या हिम का मतलब ब्लड है, एमेसिस का मतलब है वोमिटिंग, यदि ब्लड की वोमिटिंग हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? हेमेटमेसिस। और एक सिंड्रोम है, यदि कभी ऐसा नाम आपके सामने आ जाए तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। यदि HCl जितना सीक्रेट होना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है तो उस सिंड्रोम को अपन क्या कहते हैं? जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। और ये होता क्या क्यों है? क्योंकि पैनक्रियाज में ट्यूमर हो जाने के कारण ये होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि डिजीज ये स्टोमक की है, लेकिन इसका कारण क्या है? पैनक्रियाज में ट्यूमर होना। तो इसी के साथ हमारा स्टोमक और माउथ सलाइवरी ग्लैंड का रीजन समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।